हेलो प्रिय विद्यार्थी। तो आज हम लोग मिलते हैं फिर से इस एक नए वीडियो में, जो कि एक इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इस पहलू को हम अच्छे से देखेंगे, इसके विभिन्न घटनाक्रमों को क्रमवार तरीके से और काफ़ी दिलचस्प बना करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसे आप पर थोपा ना जाए। इतिहास जो सब्जेक्ट है, इसके प्रति लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर खास करके ये भावना बैठ चुकी होती है, इतिहास माने डेट, इतिहास माने नाम, इतिहास माने कहानियाँ। भाई, इतिहास माने इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी होती है। इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बीते हुए कल के आधार पर आने वाले कल का निर्माण भी कर सकते हैं। आप एक ही समय में बीते हुए कल और वर्तमान को जीते हुए भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। इतिहास वो सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट की जननी मानी जाती है। इसलिए इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, जिसे 1857 का विद्रोह भी कहते हैं, 1857 की भारत की पहली क्रांति भी कहते हैं, स्वतंत्रता का पहला क्रांति भी कहते हैं। इस तरह से इसे अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। इसमें अपने जैसे कि वीडी सावरकर ये कहते हैं ये भारत की पहली राष्ट्रीय आंदोलन था। राष्ट्रीय आंदोलन कहिए या क्रांति कहिए, भारत की पहली राष्ट्रीय आंदोलन या क्रांति था। ये कहने वाले व्यक्ति हैं वीडी सावरकर। ठीक है। इस समय वर्ल्ड के एक जाने माने विचारक थे जिनका नाम था रूसो। उन्होंने भी इस आंदोलन के ऊपर टिप्पणी किया था। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय क्रांति या भारत की पहली राष्ट्रीय क्रांति की संज्ञा दी, तो वो थे अपने वीडी सावरकर। अब यहाँ चूंकि ये आप याद ना करें, आगे जैसे जैसे हम चलेंगे वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। आपको कोई भी चीज़ इसमें याद नहीं करना है। ये वीडियो इस तरह से ही बनाया जा रहा है कि आपको कोई भी चीज़ याद ना करना पड़े, बस ध्यान से सुनिए और याद हो जाएगा। हमने कुछ पहले से लिख रखा है ताकि आपका समय ज़्यादा ज़िया ना हो। जैसे कि टॉपिक है कि क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। आप जब भी देखेंगे, जब दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, दो समुदायों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, दो ग्रुप्स के बीच में जब लड़ाइयाँ होती हैं, तनाव होता है, तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। हम लोग को लगता क्या है ना कि ये जो वर्तमान में ये कारण हुआ उसकी वजह से लड़ाई हो गई, वर्तमान में ये हुआ और इसकी वजह से लड़ाई हो गई। ऐसा नहीं होता है। आप खुद पे ऐसा देखे होंगे, आप अपने मित्रों के साथ कई बार लड़े होंगे, आप अपने पड़ोसी के साथ कई बार लड़े होंगे, और वहां आप देखे होंगे, आपको लगा होगा कि इस कारण की वजह से लड़ाई हुई, लेकिन वो कारण वो वर्तमान कारण नहीं होता है। उसके पीछे भी कई सारे कारण काम कर रहे होते हैं। कई कारण पीछे जो होते हैं वह एक समय आकर के और किसी छोटे से कारण से वो एक झगड़ा का रूप ले लेता है, युद्ध का रूप ले लेता है, बहस का रूप ले लेता है। उसी तरह से जो 1857 की क्रांति थी, इस क्रांति के पीछे भी बहुत सारे कारण थे, और बहुत सारे कारणों में से कुछ जो महत्वपूर्ण कारण थे हमने उसको यहाँ पे नोट किया है। सबसे पहले, अगर हम किसी समाज में रह रहे हैं, अगर हम समाज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं, याद आपको कुछ नहीं करना है। हमने पहले ही कहा है, आपको याद नहीं करना है। किसी भी समाज में अगर हम रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो समाज होता है, वहां पे राजनीति होगा ही होगा। अब राजनीति का मतलब हुआ कि उस समाज को चलाने के लिए कुछ विधि व्यवस्था तो होंगी ना, उस विधि व्यवस्था को राजनीति व्यवस्था कहते हैं। अगर कोई भी समाज है व्यवस्थित ढंग का है, तो वहां पे धन की आवश्यकता जरूर पड़ती है, और धन से हमें यह समझना चाहिए कि अर्थ यानी आर्थिक व्यवस्था होगा ही, तो आर्थिक कारण भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर कोई समाज विकसित है, डेवलप्ड है, तो जाहिर सी बात है वहां एक अपने हिसाब का जो भी धर्म हो, एक धार्मिक स्थिति होगा ही, तो विद्रोह का कारण धार्मिक भी हो सकता है। साथ ही साथ अब चूंकि शासन चल रही थी अंग्रेजों की, तो उनके पास सैनिक था, तो सैन्य कारण भी हो जाएगा। इस तरह से कुछ कारण यहाँ पर लिखा गया है, और हमने कहा है हर झगड़े का लास्ट वाला एक ऐसा कारण होता है जिससे देख करके हम लोग को लगता है क्या है कि इसी वजह से लड़ाई हुई है, तो उसको कहेंगे तत्कालिक कारण। तो इस तरह से कुछ कारण देखिए कैसे सहज ही आपको याद हो गया होगा कि अगर वहां रह रहे हैं तो राजनीतिक कारण होगा ही होगा, साथ ही साथ समाज में रह रहे हैं तो सामाजिक कारण होगा ही होगा, धार्मिक कारण, वहां पे अगर कोई समाज डेवलप्ड है तो वहां पे धर्म होगा और इस वजह से धार्मिक कारण भी हो जाएगा।
साथ ही साथ पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो कौन सा कारण हो जाएगा? आर्थिक कारण हो जाएगा। साथ ही साथ अब अंग्रेजी शासन जब चल रहा था तो उनके पास अच्छी खासी व्यवस्था थी और उसमें सेना का भी एक बहुत बड़ा योगदान था, तो सैन्य कारण भी हो जाएगा। तो इस तरह से सैन्य कारण हो जाएगा। साथ ही साथ हमने कहा है कि हर एक कारण के बाद जो सबसे आखिरी कारण होता है उसको हम क्या कहते हैं? तत्कालिक कारण कहते हैं। ये सिर्फ 1857 के लिए टॉपिक्स नहीं है, किसी भी विद्रोह, किसी भी युद्ध, किसी भी संघर्ष के लिए इन सभी कारणों का होना एकदम आवश्यक है। हो सकता है इसमें कुछ कारण नहीं हो, लेकिन अधिकांश इसमें जो कारण लिखे गए हैं इसमें से लगभग सारे कारण होते ही हैं। किसी भी सामाजिक विद्रोह हो, कोई सा भी आंदोलन हो, युद्ध हो, उसमें ये सभी कारण रहते हैं। अभी 1857 के साथ इसको रटना नहीं है। अब चलिए, अभी दूसरा पेज ही है। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा टोटली 9 पेज है। हम लोग दूसरा पेज समझ गए। तीसरा है, जैसे कि हमने कहा है कि राजनीतिक कारण। अब हम यहाँ समझते हैं कि कौन कौन से राजनीतिक कारण थे, आखिर क्या हुआ था, कौन कौन सी राजनीतिक बदलाव थी जिसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और 1857 की एक बड़ी सी क्रांति हो गई। एक ऐसा क्रांति जिसने अंग्रेजों की नींव हिला डाली। भारत में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का संकल्प जैसा ये क्रांति रहा। आखिर क्या हुआ था? तो ऐसा है कि राजनीतिक कारण में 2 कारण सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कारण बहुत सारे थे, हम सभी कारणों को यहाँ पे अभी नहीं पढ़ पाएंगे। हम महत्वपूर्ण चीजों को दिलचस्प बनाकर बस आप तक डिलीवर करना चाहते हैं, आपके मन में एक अच्छी सी कहानी जैसा बैठ जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो पहला कारण है वेल्जली की सहायक संधि। इसको लॉर्ड वेल्जली भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। लॉर्ड वेल्जली जो था उसने एक नीति लाई, उस नीति को कहा गया सहायक संधि। अब सहायक संधि था क्या, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सहायक संधि था कि अंग्रेजी जो सरकार थी, अंग्रेजी जो सत्ता थी, वो अपने सत्ता को और अधिक से अधिक मजबूत बनाना चाह रही थी। और इस मजबूत बनाने के क्रम में उसे ये समझ में आया कि हम अपने पास कितनी भी सेना रख लें, अगर सामने वाले के पास सेना है तो अपनी सेना की हानि जरूर होगी। इसलिए अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी सत्ता, अंग्रेजी पावर ने ये दिमाग लगाया कि हम ऐसा क्यों ना करें कि यहाँ के जो भारतीय राजा हैं उनके सैन्य व्यवस्था को ही चौपट कर दे। अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे पास कुछ भी, थोड़ी सी भी अगर सेना हो तो हम आसानी से राज कर पाएंगे। इस तरह से जो अंग्रेजी सरकार है उसने लॉर्ड वेल्जली, उसके माध्यम से एक नीति लाई और उस नीति को कहा गया सहायक संधि। नाम सुनने में सिर्फ शब्द अच्छा लग रहे हैं, वास्तव में ये बड़ा ही भयावह था भारतीयों के लिए, बड़ा ही खतरनाक था और साबित भी हुआ ऐसा कि वेल्जली लाया सहायक संधि और सहायक संधि ने भारतीयों के सैन्य व्यवस्था को चौपट करके रख दिया। पूरी तरह से चरमरा गई भारतीय सैन्य व्यवस्था। हुआ ऐसा कि इस नीति का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये थी अंग्रेज सरकार, इसके पास थी बहुत सारी सेना, इसके पास था मॉडर्न हथियार, जबकि ये जो अपने भारतीय सेना थे इनके पास ज्यादा मॉडर्न हथियार नहीं थे। और जो वेल्जली था वो इन राजाओं के पास प्रस्ताव लेके गया। प्रस्ताव मतलब कि प्रपोजल लेके गया। प्रपोजल ये था कि हुजूर आप इस संधि पर हस्ताक्षर करें और इस हस्ताक्षर के बाद ये माना जाएगा कि आप अपने सेना को भंग कर देंगे और बदले में मुझे कुछ रुपए देंगे और इसके बदले, उस रुपए के बदले आप जब भी कहेंगे हम अपना सेना आपको सुपुर्द कर देंगे, आप उस सेना का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो संधि था इसी को कहा गया कौन सा संधि? सहायक संधि। अब इन राजाओं को लगा अब पैसा भी कम था, खर्च भी कम था, अंग्रेजी सेना को वहन करने के लिए कम खर्च था, साथ ही साथ ये मॉडर्न था, इनके पास हथियार थी। इन राजाओं को लोभ ये आया कि हम अपने पास सेना रख रहे हैं तो ज्यादा खर्च हो रहा है और कौन सा रोज रोज युद्ध हो रहा है, हम अंग्रेजी सेना ही रख लेते हैं, कम खर्चा में हो जाएगा, मॉडर्न है। इस लालच में इन भारतीय राजाओं ने अपनी सेना को भंग कर दिया और अंग्रेजी सेना को एक्सेप्ट कर लिया और सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिया। ये सबसे बड़ी मूर्खता थी। ये वही बात हो गई कि एक चिड़िया को ये कहा जाए कि बाबू चलो तुमको हम प्लेन में बैठा के उड़ाएंगे, जब तुम्हें उड़ने का मन करे कहना, हम उड़ा के तुम्हें ले चलेंगे, तुम अपना पंख दे दो, और चिड़िया खुशी खुशी अपना पंख दे दे। जस्ट यही हुआ था। भारतीय राजाओं ने अपनी सैन्य व्यवस्था को समाप्त कर दिया और अंग्रेजी सैन्य व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लिया।
अब इतना भी सहज नहीं था, इतना भी सरल नहीं था, इतना भी बेवकूफ नहीं थे भारतीय राजा। बात ऐसी थी कि आपको याद होगा 1757 और 1764 के दो युद्ध, उस युद्ध में अंग्रेजों की शक्ति का एकदम सा खुलासा मतलब बखान हुआ, उनका प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के बाद भारतीय राजाओं में एक डर का माहौल सा छा गया। अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंग्रेजों के सामना कर सके। इस वजह से भयभीत होकर, अब ये चूंकि जो वेलजली था, ऐसा नहीं है कि जाकर के कहा हुजूर हमारी सेना रख लिया, ऐसा नहीं था। इसने धमकी भी दिया, साथ में कहा या तो रखो मेरी सेना, नहीं तो हम अपने सेना से तुम्हारे राज पर हमला करेंगे। कुछ राजाओं ने कुछ देर तक ताने रहा कि नहीं हम लड़ लेंगे, देख लेंगे, लेकिन अपनी सेना भंग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ राजा काफी भयभीत हो गए, उनके पास उतनी क्षमता नहीं थी कि वो अंग्रेजी सेना का सामना कर सके, इसलिए उन्होंने पहले ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इस क्रम में आपको याद ये रखना है कि सबसे पहला कौन राजा था जिसे सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, तो वो थे हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद का जो निजाम था उसने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हुआ और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा हो। और भी हम कोशिश करेंगे अगले बार से कि और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, हालांकि ये भी मैंने कोशिश की है। दूसरी नीति थी डलहौजी की हड़प नीति। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति नाम है, हड़प लेने की नीति, हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति। अब ये नीति क्या थी, ये भी बड़ा ही दिलचस्प नीति था। अंग्रेजों को पूरा तरह से ये था कि भारत को किसी भी तरह से पूरा तरह से निचोड़ लेना है। जैसे एक नींबू से रस निचोड़ते समय बार बार उसको प्रेस किया जाता है कि एक रस का एक कतरा भी उसमें ना छूट जाए, अंग्रेजों की यही प्रयास थी कि भारत को एकदम आर्थिक रूप से निचोड़ लिया जाए। डलहौजी ने हड़प नीति लाई और हड़प नीति के अंतर्गत बात ऐसी थी कि वो कुछ नियम लाए और उन नियम का आखिरी उद्देश्य ये होता था कि हम किसी भी तरह से भारतीय राज्यों को छीन लें, भारतीय राजाओं को समाप्त कर दे। और उसने एक नीति लाया जिसमें था कि यदि किसी राज का सिंहासन खाली हो, यानी राजा मर जाए और उसका कोई वारिस नहीं हो, तो वह राज अंग्रेजी सरकार की हो जाएगी। पहले ये नीति लाया। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सामान्य सी बात है, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें, राजा नहीं है तो फिर उसको चलाने के लिए कोई तो चाहिए, सरकार ले रही है, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन एक और बात सोचिए और सुनिए, समझिए, इसके पीछे एक और राज था। राज ये था कि इसी के साथ साथ एक और उसने नीति बनाया। नीति ये था कि कोई भी किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है, कोई भी राजा किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है। गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध नीति लगाया। एक तो पहले कहा कि जिस राज का कोई राजा नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा, वो अंग्रेजी सत्ता की हो जाएगी, अंग्रेजी सरकार की हो जाएगी। साथ ही साथ उसने ये भी बात कहा कि कोई भी राज अब किसी भी बच्चे को गोद नहीं लेगी। अब जब ये नीति लगा दिया तो थोड़ा सोचो, एक तरफ कह रहा है कि अगर राजा नहीं है तो सिंहासन खाली, और सिंहासन खाली तो किसका, अंग्रेजी सरकार की। दूसरी तरफ कह रहा है अगर संतान नहीं है तो संतान गोद नहीं ले सकते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे राजा थे जिनके पास संतान नहीं थी, जिन्होंने गोद ले रखा था या जिन्होंने गोद लेने की अभी सोच रखी थी। तो ऐसे में तो ये कंफर्म हो गया कि उनका राज छिन जाएगा। आपने झांसी का नाम सुना है, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जरूर सुना होगा। उस झांसी की रानी के साथ भी यही नीति ने वो दुर्दशा किया, इस लड़ाई के लिए उन्हें मजबूर किया। उस मर्दानी को, उस छबीली को, उस मणिकर्णिका को, उस मनु को युद्ध भूमि में आने के लिए जो मजबूर किया था, हड़प नीति ही था। और ये हड़प नीति लाया कौन था, तो लाए थे भाई साहब डलहौजी। ठीक है, तो डलहौजी जो था वो नीति लाया, हड़प नीति, और हड़प नीति के तहत कई राज्यों को उसने हड़पा। इस क्रम में जो सबसे पहला राज था वो था सतारा। सतारा को इसने पहले क्या कर दिया, खटाड़ा, सॉरी ये वर्ड ठीक नहीं था। तो सतारा को सबसे पहले डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत हड़प लिया। साथ ही साथ जो सबसे दिलचस्प आपके बचपन में कविता रहा होगा, झांसी की रानी, कई लोगों को आप परेशान भी किया होगा ये कविता, कई लोग मार भी खाए होंगे इस कविता को याद करने के लिए। तो
उस झांसी की रानी का जो राज्य था झांसी, उसको भी इसने हड़प लिया। कब? 1853 में। और इसी के वजह से झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा, उनके पास एक गोद लिया हुआ बच्चा था। उस बच्चे को आप तस्वीर में देखे होंगे, पीछे पीठ पर बांध करके और युद्ध भूमि में गई थी, लड़ी थी, अंग्रेजों का एकदम दांत खट्टा कर दी थी। तो 1853 में इनका राज हड़प लिया गया। उसके बाद में आता है बारी अवध का। अवध का बारी आता है। अवध बेचारा इतना निर्दोष, उसका राजा भी था, राजा का अपना बेटा भी था, अपनी पत्नी भी थी, बावजूद इसके उसको हड़प लिया। अब कारण पूछने पर बता क्या रहा है, सुन के आपको हंसी आ जाएगी। कारण पूछने पर यह बता रहा है कि तुम शासन ठीक से नहीं चला रहे हो, तुम जो है शासन ठीक से नहीं चला रहे हो, इसलिए सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी और सत्ता तुम्हें छोड़ना पड़ेगा अवध के नवाब को। और इसका बेटा बेचारा बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल माता थी बिरजिस कादिर की, वाजिद अली शाह थे। तो हजरत महल का जो राज था वो था अवध, और हजरत महल को अवध से निकाल दिया गया। हालांकि हजरत महल ने बहुत प्रयास किया, उन्होंने इसके लिए संघर्ष भी किया, अंततः उनको भागकर नेपाल जाना पड़ा। अब नेपाल ही क्यों जाना पड़ा और सभी जो भी विद्रोही थे नेपाल ही क्यों भागते थे, इसके बाद इसके कहानी को हम किसी बात वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल कहानी को कंटिन्यू करते हैं। और यहां से क्या हुआ, अवध को हड़पा गया। ये आपको याद रखने लायक ये बात है इसमें कि अवध जो था इसको किस आधार पर हड़पा गया, क्या कारण बताया गया, तो अयोग्य शासन कारण बताया गया कि यहां जो शासन चला रहे हो ये ठीक शासन नहीं है, अयोग्य शासन है, और इसके आधार पर इसको हड़पा गया। उम्मीद करते हैं ये वाला भी पार्ट समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। अगला टॉपिक है सामाजिक कारण। जो भी हमने पीछे टॉपिक लिख रखा है उन सारे टॉपिक्स पे हम इसी तरह से बात करेंगे। सामाजिक कारण में क्या था, आपको पता होगा कि कोई भी समाज चलता है उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ अपना अपना विधि व्यवस्था होता है, और उन विधि व्यवस्था को जब कोई बदलना चाहता है तो ये इतना आसान नहीं होता है। आप जहां भी रह रहे हैं, जिस भी विधि व्यवस्था में रह रहे हैं, आप उसमें किसी तरह के बदलाव पसंद नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि हमारा जो समाज था उसमें चल रहा था सती प्रथा, विधवा विवाह का ना होना, बाल विवाह, इस तरह से कई सारे सामाजिक कार्य थे जो चल रहे थे। अंग्रेजों को यह ठीक नहीं लगा, या अपना भी उसमें कुछ निजी लाभ भी था, अपना निजी लाभ भी था। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, इन रीतियों में बदलाव लाना शुरू किया। और जब भी सामाजिक नीतियां बदलाव जब उनमें किया जाता है तो इतना सहज नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। आप देखेंगे जब भी एक छोटी से छोटी कानून भी जब बनाई जाती है तो उसका करोड़ों लोग सपोर्ट करने वाले होते हैं, करोड़ों लोग विरोध करने वाले होते हैं, दोनों पहलुएं होती है। यानी कि नीतियां जैसी भी हो, कोई भी पूर्णतः उसको खराब नहीं कर सकता है, कोई भी उसको पूर्णतः सही नहीं कर सकता है। उसी तरह से ये जो नीतियां आपको दिख रही है, सती प्रथा जो आज एक कुप्रथा दिखाई देता है, कुप्रथा समझ में आता है, एक समय था कि इस पर जब रोक लगाया गया तो लोगों ने उसका भी विरोध किया था। तो सती प्रथा जो था वो एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पत्नी को अपने पति के साथ ही चिता पर लेट करके जल जाना पड़ता था जिंदा। यानी अगर किसी का पति मर गया तो उसके पत्नी को भी उसके साथ जलना होता था। यह था सती प्रथा। आपको लग रहा होगा ठीक तो है, अगर मर भी जाती तो कौन सी बड़ी बात है। बाबू, इससे भी बड़ी खतरनाक बात यह थी कि उस समय बाल विवाह था। स्त्री और पुरुष के उम्र में भी बहुत ज्यादा का अंतर हुआ करता था। ऐसे में अगर किसी के पति का उम्र अधिक है, पत्नी का कम है, तो जाहिर सी बात है पति पहले मरेगा, और ऐसे में उस स्त्री का जलना तय है। इसलिए अंग्रेजों ने इसको मतलब इसको कानून बनाकर इस पर रोक लगाया। इस कानून को बनवाने में राजा राम मोहन राय का अहम योगदान था। राजा राम मोहन राय, इनको राजा की उपाधि बाद में दी गई, राम मोहन राय या मोहन राय भी आप कह सकते हैं। इन्होंने विलियम बेंटिक से आग्रह किया और विलियम बेंटिक ने इस पर कानून बनाया। कब? 1829 में। 1829 में यह कानून बनाया और सती प्रथा को समाप्त किया, रोक लगाया।
लोगों ने इसका घोर विरोध किया। लोगों को लगा कि हमारे समाज में बदलाव ला करके और हमारे संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। फिर उसके बाद में एक और कानून बना, लॉर्ड कैनिंग से रिक्वेस्ट किए ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने समाज को बदलने के लिए। कोई भी बदलाव इतना आसानी से नहीं आता है। बदलाव होते समय लगता है कि नहीं ये गलत है। जब काल खंड के दूसरे भाग में जब जाया जाता है, कुछ समय बीतता है, तो समझ में आता है कि नहीं वो जो था वो ठीक नहीं था, बदलाव ही सही था। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कैनिंग से आग्रह कर और विधवा पुनर्विवाह नियम को लागू कराया, जिसमें विधवाओं का विवाह मतलब दोबारा हो सके। अब जब सामाजिक बदलाव लाने की बात हो तो आप सिर्फ कहें और करें कुछ और, आप जो कहें उसको उल्टा करें, तो ऐसे में जो समाज में बदलाव है नहीं आएगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कह रहे थे कि विधवाओं में कोई दोष नहीं होता है, इनका पुनर्विवाह होना चाहिए, उनका जीवन सही ढंग से चलना चाहिए। तो लोगों ने इसका विरोध किया। इनके पास केवल एक ही पुत्र था, इकलौता बेटा। इकलौते बेटे का शादी भी इन्होंने पहले बार कराया विधवा से, और लोगों को बताया कि देखो कोई इसमें खराबी नहीं है, मेरा बेटा जिंदा भी है। लोग को होता था ना कि मर जाएगा बेटा, वो खा गई अपने पति को, हमारे बेटे को भी खा जाएगी, इसलिए लोग डरे नहीं करते थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने इकलौते बेटे की शादी एक विधवा से कराई और समाज में संदेश दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि ये जो राजा राम राय हैं, इन्होंने ऐसा किया, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे ये मोटिवेट हुए इस चीज के लिए, क्यों ये बदलाव के लिए इतना आतुर हुए। बात ऐसी है कि इनके भाभी को भी, इनके माता संभवतः इनके बचपन में मतलब चल बसी थी, तो संभवतः इनकी भाभी को भी सती प्रथा के तहत जला दिया गया था। इन चीजों ने इनको काफी अंदर से तोड़ रखा था और इन्होंने प्रण लिया था कि इस कुप्रथा को ये बंद करा कर रहेंगे। और इसलिए राजा राममोहन राय ने विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को बंद कराया। तो सती प्रथा बंद कराने में थे राजा राममोहन राय, 29 में बंद हुआ, और विधवा पुनर्विवाह जो है कैनिंग के मदद से ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने करवाया था बंद। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है धार्मिक कारण। देखो, सबसे बड़ा रोल निभाने वाला अगर कोई कारण है तो धार्मिक कारण है। कभी भी आप देखेंगे कि समाज में अगर बड़ा परिवर्तन होता है, दो अलग अलग अगर समूहों के बीच लड़ाई हो रही है, तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण धार्मिक कारण माना जाता है। जो अंग्रेज थे ईसाई थे, और जो इंडियंस थे उसमें हिंदू और मुस्लिम थे, बौद्धिस्ट भी थे, जैन भी थे, और भी लोग थे। लेकिन मुख्य रूप से ये देखने को मिलता है कि अंग्रेज ईसाई थे और जो इंडियंस थे उसमें हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक थे। ऐसा है कि कई तरह की अफवाहें चली, लोगों को ये विश्वास होगा कि अंग्रेज जो है वह उनके धर्म को नष्ट करना चाहता है, और ऐसा भावना लोगों के अंदर भरा गया या भर गया, जो भी हो, उस भावना ने ही अंग्रेजी सत्ता को हिला दिया। कुछ अफवाहें ऐसी उठी कि आटा में हड्डी का चूरा मिला हुआ है, बुकनी जिसको हम लोग देहाती में कहते हैं, बुकनी मिला हुआ है, हमारे आटा में ऐसा निकला है। और इस तरह की बातें उठाई गई, जिससे लोगों को ये कन्फर्म हो गया कि जो अंग्रेज है वो भारतीय के धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। कई बार ऐसा अफवाह उठा सैनिकों में कि जो गोली के ऊपर जो लगा हुआ है कवर, कारतूस के ऊपर, वो उसमें चर्बी लगा हुआ है, उसके लेकर के भी लोगों ने विरोध किया। सैनिकों को दी जाती थी हैट पहनने के लिए, टोपी पहनने के लिए, जो चमड़े से बनी होती थी, और अपने यहाँ चमड़ा को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। पूजा पाठ करने जाओगे तो देखोगे चमड़ा का बेल्ट मम्मी खुलवा देगी, चप्पल साइड करवा देगी, चमड़ा का पर्स है तो वो अलग रखवा देगी। तो इस तरह की चीजें होती थी। तो सैनिकों को जब दिया गया हैट चमड़ा का, तो उन्होंने क्या किया, उसको पहनने से मना किया। साथ ही साथ मुस्लिम सैनिकों को कहा गया कि तुम भाई दाढ़ी क्लीन कराओ, उनको भी आहत हुआ कि हमारे धर्म पे हमला है। हिंदुओं को टोपी जब चमड़ा का दिया गया तो उन्होंने पहनने से मना कर दिया, खास करके कुलीन वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग के थे। उसके बाद में और भी कई सारी चीजें थी, जैसे कि 1813 में ईसाई मिशनरी को अनुमति मिल गया। ईसाई मिशनरी को अनुमति मिल गया कि तुम जाओ भारत में और तुम प्रचार कर सकते हो, तुम ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो चाहो, जो उचित समझो, जो तुमसे बन पड़े वो कर सकते हो। इस बात ने भारतीयों के मन में एक गहरा विश्वास बैठा दिया कि अंग्रेज हमारे धर्म को पूर्णतः नष्ट कर देना चाहते हैं। कानून बना करके और ईसाई मिशनरी को दे रहे हैं परमिशन। उसके बाद में जो बचा खुचा विश्वास था और 1845 में दिला दिया गया।
45 में क्या हुआ कि जो जेल में कैदी रहते थे, अपने यहाँ जेल में जो कैदी रहते थे, वो अपने अपने बर्तन लेके जाते थे उसमें खाना पका के खाने के लिए, अथवा उसमें पका हुआ खाना रख के खाने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि कानून बना करके 1845 में, और उसमें रोक लगा दिया गया कि कैदी हो तुम अपना पर्सनल बर्तन नहीं ला सकते हो, सब सेम बर्तन में ही खाएंगे। अब बताओ भारत में ऐसा करना चाह रहा है, संभव है? तब की भारत जिसमें धार्मिक भेदभाव तो अलग, जातीय छुआछूत भी खूब था, बर्तन में नहीं खाना। इस तरह के कंडीशन में अंग्रेजों ने क्या किया, कह रहा है तुम पर्सनल बर्तन नहीं ले जाओगे। भारतीय खुश होंगे? कभी नहीं, बड़ी नाराज हुए। जो बचा हुआ कसर था वो गौर एक बार आकर के 1850 में पूरा कर दिया। इस समय लेक्स लोकी कानून आया, और लेक्स लोकी कानून ने तो 1850 में एक नियम लाया गया जिसको लेक्स लोकी कहा गया। इसमें क्या किया गया कि जो धार्मिक नियोगता थी उसको समाप्त कर दिया गया। ऐसा माना गया, ऐसे पहले था कि अगर हिंदू हो और तुम दूसरे धर्म को अपना लेते हो तो तुम्हें अपने पैतृक संपत्ति से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 1850 में ये कानून बना दिया गया कि तुम हिंदू हो और किसी भी धर्म को अपनाते हो, खास करके ईसाई धर्म को अपनाते हो, तो तुम्हारे पिता के संपत्ति में तुम्हारा पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा, जितना होना चाहिए उतना मिलेगा। और भारतीयों को अब ये कंफर्म हो गया कि ये पूर्णतः जो है धर्म परिवर्तन कराने पर तुला हुआ है। अगला पेज है आर्थिकरण। आर्थिक में कुछ खास नहीं था, पैसे की बात थी। इसमें एक हमने बॉक्स जोड़ा है जो इस चैप्टर से इस डेट से बहुत संबंधित नहीं है, थोड़ा आगे का है, यहाँ डेट भी हमने लिखा है 1861 की बात है, लेकिन ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन है। तो आर्थिक कारण में ये था कि भारतीयों को ये आभास हो चुका था, ये महसूस हो चुका था कि अंग्रेज जो है भारत को आर्थिक रूप से कंगाल करना चाह रहे हैं, यहाँ के धन को पूरे तरह से ले जाना चाह रहे हैं, और इसी कारण से भारतीयों ने उनका विरोध करना शुरू किया। अधिक टैक्स लगा दिया इन्होंने। साथ ही साथ भारतीयों के साथ अगर कोई वस्तु खरीदना होता था भारतीयों से तो सस्ता खरीदते थे, बेचने की बारी आती थी तो जरूरत से ज्यादा महंगा देते थे। सेना में भर्ती भारतीयों को कम पैसा देते थे और अंग्रेजों को ज्यादा पैसा देते थे। ये सारे जो है आर्थिक कारण ने भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत बो दिया। ये एक आप याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था कि अंग्रेज जो है धन को क्या कर रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं। और ये सिद्धांत उन्होंने 1861 में इनकी जो किताब पब्लिश हुई जिसका नाम था पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब में इन्होंने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलते हैं अगला पेज पर। सैन्य कारण, यही एक बहुत बड़ा और प्रमुख कारण था। यही कारण तत्कालिक भी बना। तो तत्कालिक और सैन्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें हमने कुछ टॉपिक लिखा है। हिंदुओं को चमड़े की टोपी पहनने के लिए कहा गया, पहले ही बता चुके हैं। मुस्लिम सैनिकों को कहा गया दाढ़ी काटने को, पहले बता चुके हैं। साथ ही साथ भारतीय सैनिकों को कहा गया, भारतीय सैनिकों को दिया जाता कम वेतन, अंग्रेजी सैनिकों को दिया जाता था ज्यादा वेतन। जितने भी बड़े पोस्ट होते थे उस पर अंग्रेजी सैनिक बैठता था, अंग्रेज बैठते थे, और जितने भी छोटे पोस्ट होते थे उस पर भारतीयों को रखा जाता था। तो इस भेदभाव ने भारतीय सैनिकों के मन में धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता के प्रति अविश्वास उत्पन्न किया और अंततः 1857 की क्रांति हो गई। समुद्र पार जाने के लिए उनको विवश किया गया। अपने यहाँ आप देखेंगे इंडिया में तो हिंदुओं में यह प्रथा थी कि जहां दूब ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, धर्म संकट हो जाता है, समुद्र लांघना नहीं है। लेकिन अंग्रेजी जो सरकार थी उसने भारतीय सैनिकों को, हिंदू सैनिकों को इस बात के लिए मंजूर कराया, जबरदस्ती कानून बनाया कि आपको जहां ले जाया जाएगा आपको वहां जाना पड़ेगा, ड्यूटी करनी पड़ेगी। और इस कानून ने भी उनको अंदर से काफी तरह से ये नफरत वाली बीज और ज्यादा बो दिया। और 1856 में ये कानून लाने वाला था डलहौजी। इसमें अगर हम देखें ना कुल मिलाकर के तो डलहौजी और कैनिंग का बड़ा रोल रहा है 1857 की क्रांति में। पूरा अंग्रेज मार खाया ये दुगड़ा के कारण। अगला पेज है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण जो 1856 में बेसफील्ड एक बंदूक हुआ करता था जिसमें ऐसे नली हुआ करती थी। अब उतना बढ़िया हम नहीं बना पा रहे हैं, ये छोटा नहीं समझो, बड़ा है। इसमें एक पाइप लकड़ी होता था, डंडा, उसको निकाल करके इसको उल्टा करके इसमें बारूद भरा जाता था। फिर यहाँ पर कुछ खांचा बना रहता था, इसमें बारूद रखा जाता था और तब मारा जाता था। तो बेसफील्ड थी। उसके बाद न्यू इनफील्ड, जिसमें क्या होता था, गोली जैसा कारतूस बना होता था और इसमें पहले से भरा हुआ रहता था बारूद और गोली। और इसको जंग से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए
इसके ऊपर एक कवर लगाया गया जो थोड़ा सा तैलीय था, तेल वाला था, ताकि जंग ना लगे। तो अफवाह ये उठी, अफवाह या हकीकत ये बाद की बात है, हम बाद में बात करेंगे। अफवाह ये उठी कि ये जो गोली के ऊपर, कारतूस के ऊपर जो लगा हुआ कवर है, ये जानवरों की चर्बी से बना है। और जानवर भी कौन? तो उसमें नाम रख दिया गया, हिंदू को सुनाया गया कि इसमें गाय की चर्बी है, मुसलमान को सुनाया गया इसमें सूअर की चर्बी है। अब दोनों के जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं आहत हुई कि हम लोग का धर्म भ्रष्ट होने वाला है। तो इसी में थे एक मंगल पांडे। मंगल पांडे शुरुआत इन्होंने ही कर दी। जब इनको ये पता चला कि हमने ये चमड़ा मुंह से लगाया तो कहेंगे हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, अब धर्म न रहा तो हम रह के क्या करेंगे, ये आत्महत्या करने तक पहुंच गए। फिर इनको लगा कि अकेले क्यों मरे, कुछ ले चलते हैं साथे साथे, हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे। तो ये ले चले, पहले तो एगोड़ा को टपकाए, फिर एगोड़ा को और टपकाने की कोशिश की, तब तक वो बच गया। ये घटना थी 29 मार्च की। और आनन फानन में बिना देर किए अंग्रेजों ने 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी। और अंततः ये हमें ये पता चलता है इस कहानी को सुनकर कि मंगल पांडे ही वो पहले योद्धा थे जो विद्रोहियों में पहले थे जिनको फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। और इसकी कहानी को नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।